नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो भारत की राजनीतिक दिशा को बदलने की ताकत रखता है, और वो मुद्दा है जातीय जनगणना। साल 1931 के बाद भारत सरकार ने अब फैसला लिया है कि अगली जनगणना में जातियों की भी गिनती की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ जातियों के आंकड़े गिने जाएंगे या इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा सियासी दांव। इस वीडियो में हम जातीय जनगणना की पूरी कहानी मंडल आयोग और रोहिणी आयोग के जरिए समझाने का प्रयास करेंगे। जब हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो मन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि साल 1931 से अब तक जातिगत जनगणना आखिर क्यों नहीं हुई। 1931 में ब्रिटिश हुकूमत ने आखिरी बार जातिगत जनगणना कराई थी। तब देश में 4147 जातियां गिनी गई थीं। उस वक्त की जनगणना ने बताया था कि भारत की आबादी में करीब 52% लोग अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से थे। लेकिन आजादी के बाद साल 1951 से सरकार ने नीतिगत फैसला लिया कि केवल अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की ही गिनती होगी। बाकी जातियों को गिनना बंद कर दिया गया। सवाल उठा कि ऐसा क्यों? तो इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि जातिगत पहचान को बढ़ावा देना देश के लिए ठीक नहीं। लेकिन क्या ये तर्क वाकई सामाजिक न्याय की राह में मददगार रहा, या ये सिर्फ एक बहाना था जिसने ओबीसी और अन्य जातियों की सटीक स्थिति को अंधेरे में रखा? आजादी के बाद ओबीसी आरक्षण लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना रहा, और फिर 80 के दशक में प्रकाश में आया मंडल आयोग। 1989 में मोरारजी देसाई की सरकार ने बीपी मंडल की अगुवाई में मंडल आयोग बनाया। इस आयोग ने 1931 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर अनुमान लगाया कि देश की 52% आबादी ओबीसी है। 1980 में आई इसकी रिपोर्ट ने सिफारिश की कि ओबीसी को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 27% आरक्षण मिले। लेकिन यह सिफारिश 1990 तक धूल खाती रही। जब वीपी सिंह की सरकार ने इसे लागू किया तो देश में हंगामा मच गया। स्वर्ण वर्ग के छात्र सड़कों पर उतर आए। मंडल आयोग ने ओबीसी को मुख्य धारा में लाने की कोशिश की, लेकिन सवाल यह उठा कि क्या 1931 के पुराने आंकड़ों के आधार पर बनी नीति आज की हकीकत को समझ सकती है? इसके बाद साल 2011 में यूपीए सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना कराई, लेकिन उसके आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं हुए। जब सवाल उठा कि ऐसा क्यों, तो सरकार ने कहा कि डेटा में त्रुटियां थीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या त्रुटियां थीं या फिर सरकारें डर रही थीं कि ये आंकड़े सियासी तूफान ला सकते हैं। इसके बाद साल 2017 में केंद्र सरकार ने जस्टिस रोहिणी की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया। इस आयोग का नाम पड़ा रोहिणी आयोग। इस आयोग का काम था ओबीसी आरक्षण को और बारीकी से बांटना। मंडल आयोग के बाद ओबीसी को 27% आरक्षण तो मिला, लेकिन शिकायत रही कि इसका फायदा कुछ गिनी चुनी ओबीसी उपजातियों ने उठाया। रोहिणी आयोग ने पाया कि ओबीसी की 25% उपजातियां 97% आरक्षण का लाभ ले रही हैं, जबकि 983 छोटी जातियों को कुछ मिल ही नहीं रहा। आयोग ने सुझाव दिया कि ओबीसी आरक्षण को 4 श्रेणियों में बांटा जाए ताकि लाभ का बंटवारा समान हो। लेकिन क्या ये इतना आसान है? अगर संख्या के आधार पर आरक्षण बटा तो क्या प्रभावशाली ओबीसी जातियां जो आज सियासत और समाज में दबदबा रखती हैं इसे स्वीकार करेंगी, या फिर ये एक नया जातिगत संघर्ष शुरू करेगा? आगामी जनगणना में जातियों की गिनती होगी, ये बात तय है। तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सामाजिक न्याय के लिए है या सियासी फायदे के लिए? कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी जैसे दल इसे अपने एजेंडे में लंबे समय से रखते आए हैं। बीजेपी जो पहले इससे कतराती थी, अब इसे हरी झंडी दिखा चुकी है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या ये आगामी विधानसभा चुनावों में ओबीसी वोटों को साधने की रणनीति है? सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि जातिगत जनगणना हमें सच का आईना दिखाएगी। शिक्षा, रोजगार और संपत्ति में कौन कहां खड़ा है, ये सब बातें सामने आएंगी। लेकिन क्या हम इस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या सरकारें इस डेटा का इस्तेमाल सामाजिक न्याय के लिए करेंगी या इसे वोट बैंक की सियासत में भुनाएंगी? मंडल आयोग ने एक क्रांति शुरू की। रोहिणी आयोग ने इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आगामी जातीय जनगणना भारत को एकजुट करेगी या फिर जातियों को नए खांचों में बांटेंगी? इसी तरह से देश विदेश से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए पब्लिक माइक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पब्लिक माइक, आपकी आवाज़।